हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेस लैटिस या फिर जिसको क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। स्पेस लैटिस से समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो, लैटिस पॉइंट्स क्या होता है कि पॉइंट्स की अरेंजमेंट स्पेस में रेगुलर और रिपीटेड एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। इन पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमें बताते हैं पोजीशन ऑफ एटम्स, जिससे वो सॉलिड मिलके बना है, वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं लैटिस पॉइंट्स। ये लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब इनमें से ये हमारे लैटिस पॉइंट्स है जो अरेंज है अलग अलग वे में। अगर हम किन्हीं भी 4 लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे लाइन से ज्वाइन कर दे, तो ये हमारी बन जाती है यूनिट सेल। ये बन जाती है हमारी यूनिट सेल। ये अब एक स्क्वायर यूनिट सेल है, स्क्वायर शेप की दिख रही है आपको, स्क्वायर यूनिट सेल। ऐसे अगर लैटिस पॉइंट इस ऑर्डर में अरेंज है तो हम अब किन्हीं 4 पॉइंट को आपस में लाइन से ज्वाइन करेंगे तो हमारी ये जो ये यूनिट सेल बन गई, ये एक रेक्टेंगुलर यूनिट सेल बन गई। तो इसी बेसिस पे जो क्रिस्टल लैटिस है वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं यूनिट सेल के बेसिस पे। यूनिट सेल अगर हमारी स्क्वायर है तो उससे जो हमारा लैटिस फॉर्म होगा, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, वो एक स्क्वायर फॉर्म होगा। अब इस यूनिट सेल को हर डायरेक्शन में अगर हम रिपीट करते जाए ओवर एंड अगेन, बार बार हर डायरेक्शन में इस यूनिट सेल को जब रिपीट करते हैं तो हमें एक लैटिस मिल जाता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो मेन बात क्या है कि सबसे पहले जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल को जब ओवर एंड अगेन बार बार रिपीट किया जाएगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, तो उससे बन जाता है हमारा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या जिसको स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस एक ही बात होती है। तो सबसे पहले लैटिस पॉइंट में किन्हीं भी 4 पॉइंट को आपस में पकड़ के ज्वाइन कर दे तो हमारा बन जाता है यूनिट सेल। और यूनिट सेल को जब अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस तो हमारा बन जाता है क्रिस्टल लैटिस या जिसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं। अब जो हमारा स्पेस लैटिस है वो 2 टाइप का होता है मेनली। एक होता है 2 डायमेंशनल और एक होता है 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है 2 डायमेंशनल मतलब जो 2 डायमेंशन में हो, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये 2 डायमेंशनल शेप्स है। और 3 डायमेंशनल का मतलब है जो 3 डायमेंशन में हो, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस और 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। जो 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो मेन फोकस है वो होगा 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस के ऊपर। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस ये हम पढ़ चुके हैं। लैटिस पॉइंट से यूनिट सेल बनता है और यूनिट सेल को जब बार बार रिपीट किया जाता है तो क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस बन जाता है। तो सबसे पहला आता है 2 डायमेंशनल लैटिस। इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है लैटिस पॉइंट्स की इन 2 डायमेंशन कह लो या प्लेन ऑफ पेपर। ये प्लेन ऑफ पेपर ये एक 2 डायमेंशन है। तो रेगुलर अरेंजमेंट होती है लैटिस पॉइंट की इन 2 डायमेंशन। 5 तरह के 2 डायमेंशनल लैटिस होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप ऑफ यूनिट सेल। द फर्स्ट वन है वो है स्क्वायर लैटिस। तो स्क्वायर लैटिस की जो यूनिट सेल है वो एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर लैटिस बन जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर लैटिस बन जाएगा। यूनिट सेल अगर एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में है तो पैरेललोग्राम लैटिस बन जाएगा। तो इस तरह से ये रोम्बिक और हेक्सागोनल लैटिस होते हैं। तो ये तो वो है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो मेन फोकस है वो पढ़ना है हमें 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल दो, क्योंकि लैटिस पॉइंट भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लैटिस पॉइंट या फिर कह दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो 3 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं और उससे बनता है। तो हर जो लैटिस पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। और जब लैटिस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं लाइन से तो वो उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करता है कि वो किस ज्योमेट्री का है। अब आगे हमारा जो हमें पढ़ना है वो है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के बेसिकली 6 पैरामीटर्स होते हैं।
हम यूनिट सेल की बात करें 3D यूनिट सेल की, ठीक है, 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है, मतलब इसमें जो 3 तो होते हैं एक्सियल लेंथ और 3 होते हैं एक्सियल एंगल्स। एक्सियल लेंथ एक्सियल एंगल से हमारा क्या मतलब है, क्योंकि हमारी जो यूनिट सेल है वो 3 डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस 3 डायमेंशन में, वाई एक्सिस, तो हमें 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी 3 डायमेंशनल को डिफाइन करने के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो लेंथ होगी हमारी, एज लेंथ होगी उस यूनिट सेल की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, उसको ए बोलते हैं। वाई में जो होगी उसको बी, और जो जेड डायरेक्शन में होगी हमारी एज लेंथ उसको सी। कुछ इस तरह से मान लो ये हमारी एक क्यूबिक यूनिट सेल है, हम एक क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म कर लेते हैं। तो अब अगर हम इस पॉइंट को ले तो ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो इसकी लेंथ है वो है ए, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, ये यहां से यहां तक की बी और ये सी, ये होगी इसकी एक्सियल लेंथ। किसी भी यूनिट सेल के पैरामीटर्स जो है ये 3 एक्सियल लेंथ, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी एंड सी से। और बाकी 3 आते हैं एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा से। तो जो वाई और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है, यानी जो ए वाली लेंथ है, ए के सामने वाला एंगल है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, बी के सामने वाला एंगल बीटा से, और जेड के सामने वाला एंगल गामा से। ये है कि इन एक्सिस के बीच का एंगल कितना है। ये हमारा हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये होगा गामा। ये 3 एक्सियल लेंथ और 3 एक्सियल एंगल, ये 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के। अब इनकी वैल्यू क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये इक्वल है या इक्वल नहीं है, या किस तरह का इनका रिलेशन है, उस बेसिस पे जो यूनिट सेल है उसकी शेप और साइज बदलती रहती है। शेप एंड साइज किसी भी यूनिट सेल की किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, इन 6 पैरामीटर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कि ये 6 पैरामीटर्स होते हैं। आगे बात आती है कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिट सेल को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स। तो हम एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं, और इनका जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है इसको भी लर्न करने की मैं टेक्निक बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे ये इजिली आपको लर्न हो जाएंगे। तो 7 जो यूनिट सेल होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सियल लेंथ की उनके बीच का कैसा रिलेशन है, और एक्सियल एंगल्स के बेसिस पे 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल होती है। तो जो सबसे पहली है वो होती है क्यूबिक यूनिट सेल। इनको भी लर्न करने का एक टेक्निक है क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड होती है हमारी टेट्रागोनल यूनिट सेल। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, जिसको रोम्बिक भी बोलते हैं, रोम्बिक यूनिट सेल। फोर्थ वन होती है हमारी मोनोक्लिनिक। फिफ्थ होती है ट्राइक्लिनिक। इनको इसी सीक्वेंस में लर्न करेंगे तो एक जो ट्रिक है वो भी इजीली हम ट्रिक से उनको ये रिलेशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनका जो सीक्वेंस है वो भी यही रखना है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक के बाद आता है हेक्सागोनल के बाद जो 7th और लास्ट है वो है रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल भी बोलते हैं, 2 नाम होते हैं इनके, ट्राइगोनल। तो इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है कि इनका ये दे देंगे, या तो ये बताओ कि ये किस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यूनिट सेल दे देंगे और पूछ लेंगे कि उनका एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले इनको याद करने की ट्रिक, इनको सीक्वेंस वाइज कैसे याद करते हैं, तो एक इनकी जो ट्रिक है, एक लाइन याद रखनी है, क्यूट आवर मदर। इस एक सेंटेंस से हम इनको याद कर सकते हैं। देखो CU, क्यूट का CU लेंगे तो ये बनेगा क्यूबिक। TE इससे बनेगा टेट्रागोनल। आवर कंप्लीट इससे बनेगा ऑर्थोरोम्बिक। M से M और O, MO से मोनोक्लिनिक। T से ट्राइक्लिनिक। HE से बनेगा हेक्सागोनल, और R से रोम्बोहेड्रल। तो क्यूट अवर मदर, ये सीक्वेंस याद रखनी है। तो पहले CU से क्यूबिक, TE से टेट्रागोनल,
अवर से ऑर्थोरोम्बिक, मदर के जो MO है फर्स्ट 2 लेटर है उनसे मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, HE से हेक्सागोनल और R से रोम्बोहेड्रल। पहले तो ये सीक्वेंस याद कर लेनी है, इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लिया। फिर हम लिखते हैं इनका जो एक्सियल लेंथ है उनके बीच का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले सब में ऐसे लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, इस फॉर्म में लिख लेते हैं सबको। एग्जाम में अगर आए तो बस मुश्किल से 2 मिनट लगेगी इसको बनाने में, और हम इसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब हम एक चीज कर लेते हैं इनको याद करने के लिए कि यहाँ लिख लेते हैं अनइक्वल की अनइक्वलिटी का साइन लगाना है, वो कितनी बार लगेगा। तो सबसे पहले में आएगा 0 कि कोई भी अनइक्वल नहीं है, सारे क्या होंगे इक्वल। सेकंड वाले में एक अनइक्वल होगा, जो एक होगा वो पीछे से लगाना है, पीछे की साइड से, तो ये हो जाएगा एक अनइक्वल। अगले वाले में दो अनइक्वल, यानी ये भी अनइक्वल ये भी अनइक्वल। और इससे अगले फिर यहां तक आने के बाद स्टॉप करना, फिर नीचे से शुरू करना, फिर नीचे से भी ऐसे 0 1 2। तो 0 अनइक्वल यानी ये सारे इक्वल है, 1 अनइक्वल यानी ये एक 1 इक्वल का साइन आ गया, 2 अनइक्वल यानी दोनों ही अनइक्वल के साइन आएंगे, और जो बीच का बचा उसमें भी दोनों ही अनइक्वल होते हैं। तो इजी है कि अनइक्वल पहले तो अरेंज कर लिया, तो अनइक्वल कितने होंगे 0 1 2, फिर नीचे से शुरू करेंगे 0 1 2, और जो बीच का एक बच गया उसमें भी 2, तो सारे अनइक्वल हो गए। फिर आता है इनका एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल के बीच का रिलेशन। तो एक्सियल एंगल का सबसे पहले जो शुरू के 3 हैं वो सोचते हैं कि अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, और इक्वल होते हैं ये 90 डिग्री के, तीनों इक्वल है और तीनों ही 90 डिग्री के हैं। अगला जो टेट्रागोनल का आएगा उसमें भी अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं और इक्वल होते हैं ये 90 डिग्री के। इसी तरह से अगला भी शुरू के तीनों में एक जैसा लिखना है, अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। फिर इसके बाद आना है आपको ट्राइक्लिनिक। जो ट्राइक्लिनिक है वो मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल होती है हमारी, इसमें ना तो ये एक्सियल लेंथ इक्वल होती है और ना ही ये इक्वल होते हैं एंगल, ना अल्फा बीटा गामा सब अनइक्वल है, और ये 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है। तो हर जगह नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा। ये जो ट्राइक्लिनिक है वो मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल होती है, और जो क्यूबिक है वो मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल होती है। तो ये आप नोट कर लेना, जो मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल है हमारी, सिमेट्रिक यूनिट सेल वो होती है क्यूबिक, एंड मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल होती है हमारी ट्राइक्लिनिक। ना तो उसमें A B C इक्वल होते हैं, ना ही वो उसमें एक्सियल एंगल्स इक्वल होते हैं, ट्राइक्लिनिक। फिर इसके बाद सबसे नीचे आ जाना, जो ये हमारा रोम्बोहेड्रल है, इसमें अल्फा बीटा गामा तो इक्वल होंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं होते 90 डिग्री के। 90 से अलग कोई एंगल होता है, यानी ये आपस में तो इक्वल होंगे बट ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। फिर ये जो 2 बचे इनमें याद रखना है कि इसमें पहले वाले में जो अल्फा और गामा बराबर होते हैं 90 डिग्री के, और लेकिन बीटा इसके इक्वल नहीं होता। अगले में याद रखना है कि अल्फा बीटा है वो तो होते हैं 90 डिग्री के, अल्फा बीटा 90 डिग्री के होते हैं, और गामा है वो 120 का होता है। ये 2 थोड़े से जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये लर्न हो जाएंगे कि अल्फा गामा तो 90 के होते हैं लेकिन बीटा इनके इक्वल नहीं होता। और जब बात करते हैं हेक्सागोनल की तो अल्फा बीटा तो 90 होते हैं और गामा है वो 120 होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ ट्रिक है, आप जब इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है 1 मार्क में कि इनका रिलेशन बताओ, ABC और अल्फा बीटा गामा का कोई भी एक पूछ लेंगे, उनका बताओ। ठीक है, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना है। इनके फिर कुछ एग्जाम्पल है जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लो कि जो क्यूबिक है वो कौन कौन से क्रिस्टल लैटिस है जो क्यूबिक फॉर्म के होते हैं, NaCl KCl। ठीक है, ये है रोम्बिक सल्फर है वो 2 तरह का होता है, मेनली होता तो सॉलिड सल्फर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। इनका नाम इनकी यूनिट सेल की शेप के ऊपर ही पड़ा है। तो जो रोम्बिक सल्फर है उसमें जो यूनिट सेल है वो ऑर्थोरोम्बिक होती है, मोनोक्लिनिक सल्फर में जो यूनिट सेल है वो मोनोक्लिनिक होती है। तो ये एक बार देख लेना।
फिर ये तो है कि इनके जो पैरामीटर्स है उसके बेस पे तो 7 टाइप्स की यूनिट सेल होती है। फिर है कि जो इनकी लैटिस पॉइंट की पोजीशन क्या है उसके बेसिस पे 2 तरह की यूनिट सेल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स यूनिट सेल 2 टाइप्स की होती है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव या जिसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, और सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और इसी को सेंटर्ड भी बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर नॉन प्रिमिटिव भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, 3 टाइप की होती है नॉन प्रिमिटिव। तो एक जो पहली होती है वो होती है फेस सेंटर, एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे। फेस सेंटर, एंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो सबसे पहले की जो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो क्या होता है? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल उसको कहते हैं जिसमें जो हमारे लैटिस पॉइंट्स है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। ये एक मान लेते हैं ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके ये 8 कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं इसमें 8, एजेस होते हैं इसमें 12 और फेस होते हैं इसमें 6। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। ये जो एजेस है ये 12 होते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जिसमें जो लैटिस पॉइंट है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, उसको बोलते हैं सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर अगला आता है फेस सेंटर। फेस सेंटर वो होता है जिसमें जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनके साथ साथ हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं प्लस जो 6 फेसेस है उनके सेंटर पे। ये टॉप वाला फेस है इसके सेंटर पे, ये लेफ्ट वाला फेस है इसके सेंटर पे, राइट वाला इसके सेंटर पे, बैक वाले के सेंटर पे, फ्रंट वाले के सेंटर पे और ये जो बॉटम वाला है इसके सेंटर पे। ऐसे ये 6 फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है प्लस कॉर्नर्स पे, उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला आता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर वो होता है जिसमें जो लैटिस पॉइंट्स है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं प्लस 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स प्लस 2 अपोजिट, या तो अप और डाउन वाला ले लो या फ्रंट और बैक वाला ले लो या लेफ्ट और राइट। तो 2 अपोजिट फेसेस पे होते हैं। हम ले लेते हैं कि टॉप पे है और बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं हमारे लैटिस पॉइंट, इसको कहते हैं एंड सेंटर्ड। अगला आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट्स है वो हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं प्लस विद इन द बॉडी, यानी यूनिट सेल है उसके बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर्ड, यानी इसके बिल्कुल सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर इनके अलावा एक और फोर्थ होती है इन्हीं में, नॉन प्रिमिटिव में, उसको एज सेंटर बोलते हैं, जो कि एक हाइपोथेटिकल, आज तक ऐसा कोई क्रिस्टल लैटिस है नहीं जिसमें ये वाली यूनिट सेल हो, एज सेंटर्ड। ये हाइपोथेटिकल है, सिर्फ इमेजनरी है। ठीक है, हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजनरी है, अब तक ऐसा कोई मिला नहीं है जिसमें जो यूनिट सेल है वो इस फॉर्म में हो कि एजिस पे प्रेजेंट हो। इसमें क्या होता है कि जो यूनिट सेल, जो हमारे लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं प्लस जो ईच एज है एजिस के भी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जो 12 एजिस है उनके सेंटर में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 एजेस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, इसको बोलते हैं एज सेंटर। ये हाइपोथेटिकल है। तो अब इनके बेसिस पे देखो, क्यूबिक ये उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे तो ये 7 टाइप्स की यूनिट सेल होती है, उनकी पोजीशन के बेसिस पे ये मेनली 2 टाइप की यूनिट सेल होती है। अब एक साइंटिस्ट था ब्रेवियस, उसने बताया था
ब्रेवियस लैटिस के नाम से उसने कहा था कि टोटल जो लैटिसेस है वो 14 टाइप्स के होते हैं, 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस। जो जितने भी क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो इन्हीं 14 में से किसी ना किसी एक टाइप के होते हैं, उनकी जो यूनिट सेल, इनके अलावा और किसी फॉर्म के नहीं होते। तो जो ब्रेवियस लैटिस थे 14 लैटिसेस करोस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो इफ इनको ब्रेवियस लैटिसेस बोला जाता है। उसने कहा था जो क्यूबिक है वो सिर्फ 3 फॉर्म का होता है, एक तो सिंपल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। जो टेट्रागोनल है वो 2 ही होते हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक है वो 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल है वो सिर्फ एक टाइप के होते हैं, सिंपल सिंपल सिंपल, यानी इनमें सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस है जो पाए जाते हैं। ठीक है, जो जितने भी सॉलिड है वो सिर्फ इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।